हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी और क्यों इंट्रोड्यूस की गई और क्या क्या चीजें सीखनी है, सारी बात हम सीखेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको एक सजेशन कि ये वीडियो लेक्चर्स आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा बेटा, जिससे कि बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आप करें। सीक्वेंस में अगर आप नहीं देखते हैं, बीच में जंप करेंगे तो कई छोटी छोटी बातें जो मैं बीच में बताता हूं वो कॉन्सेप्चुअली रह जाएंगी और कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो सीक्वेंस फॉलो कीजिए, सीरियल फॉलो कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। चलिए बात को शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों पिक्चर में आई, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है? क्योंकि अभी हम लोग आगे एक कदम बढ़ेंगे तो गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ कूलॉम्स लॉ का ही एक अल्टरनेटिव फॉर्म है। अल्टरनेटिव फॉर्म होने का मतलब है जो काम कूलॉम्स लॉ करता है वही मोटे तौर पर आपका गॉस लॉ से आप कर सकते हैं, बशर्ते सिमेट्रिक सिचुएशंस हो। तो जब सिचुएशन सिमेट्रिक होती है, क्या सिमेट्रिक का मतलब है, ये बात गॉस लॉ में जब हम पढ़ेंगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो इन सिमेट्रिक सिचुएशंस गॉस लॉ वही रोल प्ले कर सकता है, बहुत जगह प्ले करता है जो कूलॉम्स लॉ करता है। चीजें काफी सरल हो जाती हैं गॉस लॉ लगाने से। तो गॉस लॉ की बात है, लेकिन गॉस लॉ पढ़ने और समझने के लिए हमको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझे हुए गॉस लॉ को हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ता है हमको। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले हमें एरिया वेक्टर से जान पहचान करनी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। तो आइए बात को शुरू करते हैं और पहला इसका जो कहानी है एरिया वेक्टर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिक्स में अभी हम डील करेंगे एरिया को एज ए एरिया वेक्टर। एरिया को क्या डील करेंगे? एरिया वेक्टर के हिसाब से। अब आप जानते हैं कि कोई भी चीज अगर वेक्टर फॉर्म में लिखी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी तो बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आखिर एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा? सपोज करिए हमारे पास ये डायग्राम बनी है, इसी को ले लेते हैं। ये एक प्लेन शीट है। प्लेन शीट मतलब ऐसी, मैं बिल्कुल फील कराता हूं आपको, इस तरह का जो राइटिंग बोर्ड होता है समझ लीजिए आप, जिस पे रख के एग्जामिनेशन में वगैरह लिखते हैं, ये प्लेन शीट है। तो इस प्लेन शीट का एरिया कितना हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ। आप अगर इसको मैं लेंथ बोल दूं और इसको ब्रेथ बोल दूं तो एरिया का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। दिस इज द एरिया। ये तो आपने बहुत ही बचपन से पढ़ ही रखा है। ये एरिया हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो अगर ये प्लेन शीट है, ध्यान दीजिएगा, तो एरिया का डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। तो सरफेस है ये, मैं फिर एक स्टिक लेता हूं और मजा आएगा। ये प्लेन अगर सरफेस है तो आप इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, मैं साइड थोड़ा कर दूं वरना ये कैमरे में शायद दिखे ना, इस तरह से आप इसका डायरेक्शन ले लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए, जब प्लेन शीट होती है ना, तो प्लेन शीट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो आप ऐसे आगे भी ले सकते हैं और साथ पीछे इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। तो प्लेन शीट के लिए आप कोई भी डायरेक्शन इन दोनों में से पकड़ लीजिए प्लेन शीट के लिए। और जो डायरेक्शन आप पकड़ेंगे, सपोज मान लीजिए ये डायरेक्शन आपने पकड़ा फ्लक्स एरिया वेक्टर के लिए पॉजिटिव, तो ये एरिया वेक्टर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो थ्रू आउट द न्यूमेरिकल, थ्रू आउट द प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें वही पकड़ के रखिएगा। तो ये तो प्लेन शीट की बात हुई। अब बात करते हैं क्लोज सरफेस की। बाजू में देखिए क्लोज सरफेस बनी हुई है मेरे पास। अच्छा, ये क्यूब है तो मैं क्लोज सरफेस दिखाता हूं। ये देखिए क्लोज सरफेस है, जैसे कि क्यूब है एक, ये रूबिक्स क्यूब है। तो इस क्यूब में अगर मुझे इस एरिया का एरिया वेक्टर लेना है तो मैं इस सरफेस से परपेंडिकुलर लूंगा लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन में लूंगा। समझ रहे हैं? इस प्लेन, ये प्लेन बंद है ना, क्लोज्ड है चारों तरफ से। तो क्लोज्ड में जो परपेंडिकुलर वेक्टर रहते हैं, जो नॉर्मल वेक्टर लेते हैं, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। ये कन्वेंशन है, कोई विशेष लॉजिक नहीं है, एक तरीके से माना गया है जिसको दुनिया फॉलो कर रही है। तो बाहर की तरफ लेंगे, इसको अंदर की तरफ मत लीजिएगा। इसी तरीके से देखिए एक सिलिंड्रिकल या एक बॉटल है, इस तरह से ये बॉटल समझ लीजिए। ये बॉटल अगर है तो बॉटल में इस जो इसका बॉटम है, इसका एरिया वेक्टर इस तरह होगा बाहर की तरफ। ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पॉइंट का ऊपर होगा,
इधर वाले कर्व का इधर होगा, इसी तरह हर जगह पे एरिया वेक्टर इसका बदलता रहेगा ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। इस टॉप का, ये जो टॉप है इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ, या ऐसे कर दे तो बाहर की तरफ ऊपर, अंदर की तरफ नहीं। बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो बड़ी सिंपल सी बात मैं करूं, मैं समझा इसलिए रहा हूं कि एक बारीक बारीक बात आप बिल्कुल समझ जाएं। तो प्लेन सिचुएशन अगर है तो वो किसी भी डायरेक्शन में आप ले लीजिए, आउटवर्ड बोलते हैं, लेकिन प्लेन में क्या आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड उधर भी आउटवर्ड। अगर ये क्लोज्ड है, फुटबॉल है, ये कोई भी चीज है जो बंद है चारों तरफ से, है ना, तो उस समय नॉर्मल वेक्टर एरिया का परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। तो यहां पर ये नॉर्मल होगा इसका डायरेक्शन, समझ लीजिए। और आप समझ गए होंगे कि क्लोज सरफेस है तो आउटवर्ड बाहर की तरफ लेना है। और नॉर्मल वेक्टर को देखिए एन कैप से यहां दिखाया गया है, एन कैप। और एरिया वेक्टर को आप डीए भी लिख सकते हैं। ये क्या है, एरिया वेक्टर है, छोटा सा एरिया लिया है ना डीएस, इसीलिए डीएस लिख दिया है, वरना आप ए भी लिख सकते थे अगर सबके लिए ए बराबर होता तो। अभी छोटा क्यों लिया गया है, क्योंकि होता क्या है बेटा ना कि जब कोई सरफेस, जैसे कि मैंने ये दिखाया था, अब यहां पर तो छोटी छोटी सरफेस मान लेते हैं ना बनी है, तो इसकी कहानी इधर, बगल वाले में इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, ये नॉर्मल वेक्टर बदलता रहेगा, एरिया वेक्टर बदलता रहेगा। तो उस तरीके से देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डीए लिख दें, और ये नॉर्मल वेक्टर। तो कहीं भी एरिया वेक्टर आपको लिखने की सिचुएशन पड़ेगी एरिया वेक्टर, तो आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड और नॉर्मल वेक्टर किससे, इसकी सरफेस से। और यहां पर ये मैग्नीट्यूड एल भी अगर आ रहा है, प्लेन सरफेस है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये बात समझनी जरूरी है। मैंने बिल्कुल लेंथ पे बढ़िया से आपको समझा दी, मेरे ख्याल से आप पकड़ पाए होंगे बात। अब चलते हैं आगे हम फ्लक्स की तरफ, कि फ्लक्स क्या चीज होती है, एरिया वेक्टर समझ गए। आइए साहब, तो फ्लक्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द गॉस लॉ। तो ये देखिए जो बात लिखी, मैंने गैप भी दे दिया जिससे आप बात पूरी पकड़ पाए। ये डेफिनेशन है, एग्जाम में लिखने को आए या जेई नीट वाले समझे भी इस बात को बेहतर नोट्स बनाते वक्त। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया, कोई भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक गिवन एरिया से एसोसिएटेड होगा, एक किसी सरफेस से एसोसिएटेड होगा फ्लक्स। तो लिखा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। अब क्या होगा, इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। कहने का सिंपल मतलब क्या है कि अगर ये जो देखिए एरिया हो गया, ये लिखा था ना गिवन एरिया, ये एरिया ले लिया सपोज करिए, स्टिक भी ले लेता हूं, और ये लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये जो इसका ब्लैक वाला पार्ट है इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो इससे नॉर्मली ये कितनी लाइनें जा रही है, एरिया ले लिया पूरा। अब यहां पे एक है स्टिक मेरे हाथ में, ऐसे मान लीजिए 100 स्टिक जा रही है नॉर्मली, ये देख रहे हैं ना नॉर्मली है 90 डिग्री पर, है ना। तो ये कितनी नॉर्मली इससे जा रही हैं, उसी को हम बोलेंगे कि फ्लक्स इससे एसोसिएटेड कितना है। अगर 100 लाइनें जा रही हैं ऐसी स्टिक नॉर्मली 90 बनाते हुए, देखिए सरफेस है ना, ये सरफेस से 90 बना रहे हैं ऐसे, ये 90 नहीं बन रहा है, ये 90 बन रहा है ना। तो ये 90 बनाते हुए अगर 100 लाइनें ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो 100 है। बात पकड़ में आ गई, बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या होता है बेटा, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पे, फ्लक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फाई से। दिस इज फाई, ऐसे आप फाई बोल दीजिए, फाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो अब ये जो फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली जो जब पास हो रही एरिया से, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगी भाई। अगर ये एरिया हम छोटा ले लें, इतना बड़ा ही बोर्ड है, अगर मैं छोटू बोर्ड ले लें, यहां पे दिख नहीं रहा है आप, कोई भी ये क्यूब ले लें समझाने के लिए, तो क्यूब में बहुत छोटा एरिया है, तो इसमें से अगर 100 जा रही थी उतनी जगह से, तो इसमें पता लगा 10 जा रही है केवल, ये छोटा सा एरिया हो गया ना बेटा। अब इससे क्या सीखे, इससे सीखे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर हम बड़ा एरिया कर दें, ये इतना बड़ा कर दें चारों तरफ, तो पता लगा ज्यादा फील्ड लाइन जाने लगेंगी, अभी 100 जा रही तब 200 जाने लगेंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा किस पे डिपेंड कर गया साहब, एरिया के ऊपर। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मान लीजिए ज्यादा है, उसकी डेंसिटी, तो अब ये 100 जा रही थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड खूब तगड़ी है तो 200 जा रही है, क्योंकि खूब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो
फ्लक्स दो चीजों पे डिपेंड कर गया, एक तो साहब एरिया पे डिपेंड कर गया और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर गया। और मजेदार बात क्या है कि तीसरी चीज पे भी डिपेंड करता है कि एरिया का ओरिएंटेशन कैसा है। अब देखिए ये जो, अगर मैं ये बोलूं कि इस समय तो ये लाइन जा रही है, इसके देखिए टिप को छू रही है ना, टिप को, अगर मैं इसको इस वाले प्लेन को ऐसे कर दूं टेढ़ा किसी एंगल पर, तो ये लाइन देखिए मिस कर गई ना, इसको समझ रहे होंगे, निकल गई। अब इसको तो पार नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो प्लेन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, इस पे भी ये डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन। अब उस बात को समझने के लिए हम लोग उसको थीटा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देखिए अगर ये चीज ऐसे थी, ये सरफेस है, सर्कुलर डिस्क ले लीजिए सपोज करिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी यहां से। अगर इसी को हम थोड़ा घुमा दें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कम हो जाएंगी। इस डायग्राम में कम नहीं दिख रहा है, आप ऐसे सोच सकते हैं बेटा कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हैं, मैं 4-5 बना देता हूं, मैं चाहता हूं बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बना दी और बना देता हूं जिससे अंदाजा लगे। अब कोई आपने 90 डिग्री वाला एक प्लेन लिया था जो ऐसे नॉर्मल था इसके, ठीक। अब नॉर्मल की जगह ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया है मैंने, मुझे ऐसे बिगाड़ना चाहिए इसको, जिससे टॉप सरफेस लगभग मैं ऐसे कर दूं, जैसे मैं थोड़ा सा घुमाऊं तो बात बने, ठीक। अब ये जा रही थी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 जानी थी। अब इसी को आपने थोड़ा लिटा मारा, ये देखिए ऐसे, ये तिरछा ऐसे लिटा दिया। लिटाने का मतलब क्या है कि इसको एंगल्ड कर दिया ना। अभी ये देखिए सीधे ये प्लेन की सरफेस थी, अभी प्लेन की सरफेस ऐसे है, ये एंगल थीटा कर दिया, समझ पा रहे होंगे। वैसे अभी एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन एनीवे आप समझ रहे हैं, थीटा कर दिया, इसको हमने ऐसे की जगह ऐसे लिटा दिया। उस समय दो लाइनें मिस कर गई, देखिए ऊपर कितनी, 1 2 3 4 ही तो गई इस समय इसको भेदती हुई, है ना। तो इसको जो भेदती हुई 4 गई, अगर हम इसका इस एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लें तो उसमें से ये 4 पास हो रही हैं। बात पकड़ में आ रही है ना। तो एरिया का परपेंडिकुलर जो फॉर्म है, यानी एरिया परपेंडिकुलर, वही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। अगर हम उसको पट करते जाएंगे, लिटाते जाएंगे, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एरिया will automatically will get decreased। अब ये मान लीजिए वैसे सपाटा कर दें, ऐसे लिटा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है सीधे और ऐसे लिटा दिया, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी इससे? नहीं जाएगी। क्या कह रहा हूं फिर से, मैं 2 मिनट लूंगा लेकिन आपको पकड़ा दूंगा। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, ऐसे था, तो एक लाइन जा रही है, अब मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया, तो कहीं जाएगी? भेद ही नहीं पाएगी इसको। तो क्या हुआ, इस समय इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स शून्य हो गया, कुछ गया ही नहीं। तो बात आप पकड़ ले गए होंगे। इसी बात को अब यहां पर जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर के बारे में जो सीखा था हम लोगों ने, ये सीखा था कि अगर प्लेन रखा है यहां पर, तो एरिया वेक्टर हम ले लेंगे इसके सरफेस के, ये जो सरफेस है इसके नॉर्मली, ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है सरफेस से, ऐसे एरिया वेक्टर लेंगे। और यहां पर देखिए क्योंकि हमने ये झुकाया है, तो ये पहले एरिया, कलर बदल लूं, ये एरिया वेक्टर देखिए, आप शायद आपको ब्लैक कलर में दिख रहा हो, ऐसे था, ये देखिए 90 था ना। अब ये सरफेस ऐसी है तो एरिया वेक्टर ऐसे आ जाएगा। अब भी सरफेस से 90 है, लेकिन अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये एंगल थीटा बना रहा है। बात पकड़ में आई होगी आपके। और इस समय कितना बना रहा है, इस समय थीटा इज इक्वल टू 0 है। जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वेक्टर का इधर जा रही है, दोनों में 0 है। और इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जा रहा है, यहां बना दो चाहे, और ये एंगल या ये एंगल कितना है, थीटा डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से, जो यहां बनेगा एंगल वही यहां बनेगा। बात पकड़ में आई होगी। तो इसका जो कंपोनेंट है हम जो लेंगे वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर हम इस एरिया वेक्टर को इस डायरेक्शन में ले लें तो क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, है ना। क्योंकि ये देखिए एरिया वेक्टर जब ऐसे डायरेक्शन में था तो परपेंडिकुलर थी सरफेस, यानी एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम 0 डिग्री रख दें तो जो लाइनें जा रही हैं वो परपेंडिकुलरली जाएंगी, यहां दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का कंपोनेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, यानी ए कॉस थीटा ले लीजिए, तो ए की जगह ए कॉस थीटा ट्रीट कर लीजिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जा रही होंगी, उसी को फ्लक्स कह देंगे। तो फ्लक्स की भाषा क्या बोली जा सकती है? अब हम बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता था, एरिया पे डिपेंड करता था और साथ में ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता था। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, डॉट प्रोडक्ट है, ये आप प्रोडक्ट लिख देते हैं तो आप पहचान ही पा रहे होंगे। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रख लीजिए, बाकी तो बातें मैंने समझाई। यहां देखिए फॉर्मूला लिखा भी है, ये देखिए, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। डेल्टा फ्लक्स इसलिए बोलते हैं कि जो भाई फ्लक्स बहुत होगा ऊपर नीचे उससे कितना एसोसिएटेड है, तो इसको डेल्टा फाई ई लिखा है या फाई ई लिखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मतलब वही है ई डेल्टा एस, वर एरिया है ये, दिस इज एरिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस थीटा, तो ई डॉट डी एस इज योर फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से मैंने काफी एक्सप्लेन आपको किया और इससे अंदाजा आपको लग गया कि जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर लाइंस जानी चाहिए, इसलिए हम कंपोनेंट ए कॉस थीटा लेते हैं और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग और बातें समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जब इसको देखिए, इसकी वैल्यू प्लस माइनस तो होगी, अभी हम देखेंगे, क्योंकि ई ए कॉस थीटा है। थीटा अगर एक्यूट एंगल हुआ, भाई ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये लिखा भी हुआ यहां पर, ई ए या डी एस कॉस थीटा, तो थीटा अगर एक्यूट एंगल हुआ, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, अगर 0 से 90 के बीच हुआ तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, और थीटा कहीं ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, थीटा 90 डिग्री से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 छोटा कर दो चलो, तो बच्चों यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो हमारा जो फ्लक्स है वो निगेटिव आ जाएगा, उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, अभी मैं आपको बता भी दूंगा अच्छे से। तो फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, होती है, और निगेटिव भी होती है, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे वर्क डन निकालते थे ना क्लास 11th में, तो वर्क डन प्लस भी आता था माइनस भी, जबकि ये स्केलर क्वांटिटी था। तो स्केलर क्वांटिटी होने के बाद भी वर्क डन प्लस माइनस आता था। इसी तरीके से फ्लक्स भी प्लस माइनस तो आएगा, लेकिन है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से बहुत फायदा ये मिलता है कि इसकी डायरेक्शन देखनी नहीं है, सीधे एल्जेब्रिक मेथड में जोड़ दो प्लस माइनस के साथ, दैट्स ऑल। खैर, दूसरी इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या आगे वोल्ट मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। फॉर्मूला आपको मालूम ही है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कर्व्ड सरफेस। अब मान लीजिए अभी हम लोगों ने बात देखी थी कि सिंपल अगर प्लेन एक है हमारे पास, इस प्लेन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया सपोज करिए, और ये एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में अगर हो जाता है तो हम इसको सिंपली क्या लिख देते हैं? फ्लक्स हमारा ई डॉट ए, और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर है तो ई ए सिंपली लिखा जा सकता है, क्योंकि उस समय कॉस 0 हो जाएगा जो कि 1 हुआ करता है। बहुत सुंदर सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब कर्व्ड सरफेस होती हैं, सपोज मैं एक प्लेन शीट लेता हूं जो कि थोड़ी सी घूमी हुई है, ऐसी प्लेन शीट ले लीजिए, कुछ दिखाते हुए आपको, बहुत सुंदर तो नहीं बनी है लेकिन कम से कम अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में, यहां पॉइंट लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ऐसे बना देता हूं, और यहां कहीं पॉइंट लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पैरेलल बना रहा हूं, तो एक ही डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन इसका एरिया वेक्टर देखिए कैसा होगा? इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लीजिए ऐसे हुआ, दिस इज द डीएस, ठीक। यहां की बात करें तो एरिया वेक्टर कैसे होगा? ये लिया डीएस, ये कोई क्लोज सरफेस नहीं है, ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है, ठीक है। तो ओपन सरफेस में लेकिन ये कर्व्ड है, तो यहां पर ऐसे छोटे छोटे तो बहुत पॉइंट ले सकते हैं ना हम लोग, इनफाइनाइट। तो इसको हम इंटीग्रेट करना पड़ेगा हम लोग को, इन सारी वैल्यूज को ई डॉट डी एस करके आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। ई डॉट डी एस यहाँ का ये देखिए एंगल थीटा बन रहा है एरिया वेक्टर के बीच में,
और ई के बीच में यहाँ कुछ एंगल और θ1 बन रहा है। इस तरीके से छोटा छोटा करके सबको जोड़कर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस सरफेस, ओपन सरफेस। अब बात करते हैं, मान लीजिए कुछ कहानी हमारी क्लोज सरफेस की हो, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, गौसला उसी के लिए खूब कायदे से लगता रहता है। अब ये कोई मान लीजिए क्लोज सरफेस ले ली हमने, ये क्या है बेटा? क्लोज सरफेस, बंद है। कद्दू समझ लीजिए, फुटबॉल समझ लीजिए, बंद है मतलब चारों तरफ से, क्लोज सरफेस। ठीक, अब यहां पर आपने पकड़ा एक छोटा सा ds वाला छोटा सा एरिया वेक्टर और सरफेस पकड़ा, और यहां पर सपोज करिए इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदल रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इसका सरफेस बनाने लगे तो 90 डिग्री बनाया। मान लीजिए सरफेस एरिया वेक्टर ds1 इधर चला गया, दोनों वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल बना बेटा वो एंगल हो गया सपोज करिए थीटा। ये पॉइंट, पहला पॉइंट था। दूसरा मान लीजिए यहां कहीं ऐसे कोई छोटा सा एरिया ले लें आप, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुस रहा है, देखिए ऐसे, ठीक। और यहां पर आप एरिया वेक्टर लेने गए तो ये एरिया वेक्टर आ गया, क्योंकि वो तो क्लोज सरफेस में आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, और इसको आपने ds2 लिख दिया, ये भी एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नंबर 2 पोजीशन कह लीजिए। यहां पर इसको θ1 बोल देते हैं और इसको हम θ2 बोल देते हैं। अब आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि पोजीशन 1 पर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री से कम है, क्योंकि ये बाहर दोनों निकल रहे हैं। इस समय फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव इन नेचर, ठीक। और इसी तरीके से यहां घुसने वाला जो फ्लक्स है, यहां नंबर 2 पोजीशन पर, ये कैसा फ्लक्स लेंगे? ये पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा, +φ आ जाएगा। +φ मतलब पॉजिटिव फ्लक्स, फ्लक्स की जो वैल्यू होगी, क्योंकि φ = EA cos थीटा लगाओगे और थीटा है एक्यूट एंगल, तो cos थीटा पॉजिटिव होगा। दूसरी सिचुएशन में थीटा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। पहले ये सीखते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ये देखिए 90 से बड़ा है, तो ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो फॉर्मूला जब लगाओगे फाई का तो EA cos थीटा आएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस एंगल है इसलिए पूरी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी cos थीटा की, तो फ्लक्स विल बी निगेटिव। इस बात को हम ध्यान भी कर लेते हैं, हमेशा जब भी क्लोज्ड बॉडी को पियर्स करेगा, भेदता हुआ जाएगा, पेनिट्रेट करता हुआ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निगेटिव होगा। और जब क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पेनिट्रेट करता हुआ बाहर, उस समय हमारा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट और ऑब्ट्यूस वही लगते रहेंगे एंगल। तो जब वो पेनिट्रेट करेगा, भेदेगा अंदर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव, जब बाहर जा रहा होगा तो पॉजिटिव। तो इसको दिमाग की तौर पर हम इसको नोट भी कर सकते हैं। और रही बात इसके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना रहा, तो क्योंकि ये क्लोज सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, तो यहां पर फ्लक्स की वैल्यू हम इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब क्लोज सरफेस है डॉट ds। तो ये जो साइन लगा हुआ है ये क्या दिखाता है कि इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं क्लोज सरफेस के थ्रू, यानी इसके पूरा जो सरफेस एरिया है बाहर का, जिस भी रूप में टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, उस तरह का हम पकड़ के काम कर रहे हैं। तो ये टोटल निकालने का, फ्लक्स निकालने का तरीका है। फ्लक्स खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, आप ये भी समझ पाए, जब ये पेनिट्रेट करेगा तो नेगेटिव, जब ये बाहर जाएगा तो पॉजिटिव इन नेचर। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और आगे सवाल हम लोग बनाते रहेंगे। चलिए अब मेरे ख्याल से कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा देता हूं, जिससे आपको बहुत न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी हेडिंग मैंने डाल रखी है, कुछ न्यूमेरिकल कराता चलता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी फ्लक्स के बारे में मिल जाए। सपोज करिए एक प्लेन शीट है, नंबर 1 न्यूमेरिकल ले लेते हैं यहीं पर, और यहां पर इस प्लेन शीट पे, ये जो प्लेन शीट है, इसके कॉर्नर पर मैं यहां पे चार्ज रख दूं Q। तो Q चार्ज रखने का मतलब है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, आप ऐसा सोचिए कि यहां पर एक बल्ब रख दिया है, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो चारों दिशाओं में रोशनी फैला देता है वो,
कोई रोकता तो है नहीं। वैसे ही आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस समय है सिंगल आइसोलेटेड चार्ज के लिए, चारों दिशाओं में फैल गई लाइनें, जहां भी हैं हर दिशाओं में ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह, और भी फैल गई ऐसे करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मान लीजिए कि स्क्वायर है जिसका एक साइड ए है, इस एरिया से इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक्ड है बताना है, इस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक्ड है। तो फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा, मुझे पहले से पता है कि फ्लक्स लिंक 0 होगा। कैसे होगा दिखाता हूं, फिर इसकी बात कॉन्सेप्चुअली करूंगा। मान लीजिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया भी था कि ये अगर कोई प्लेन सरफेस है, जैसे ये रखा, ये स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल है, और इसके यहां पर आपने चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी जाएंगी इससे देखिए इसको भेद नहीं पाएंगी, ऐसे जाएंगी ना, देखिए कोई पेनिट्रेट नहीं, यहां पे रखे तो कोई पेनिट्रेट नहीं करेगी। ये कोई शीट मोटा नहीं समझना है कि आप सोचिए मोटी है तो उसके अंदर से चली जाएगी, मोटी नहीं, एकदम पतली शीट है, मतलब उसका कोई थिकनेस है ही नहीं, तो ये कहीं भी उसको पेनिट्रेट नहीं करेगी। जब इसमें से कोई फील्ड लाइंस पेनिट्रेट कर ही नहीं रही हैं तो कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। और दूसरी चीज आप क्या देख सकते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच अगर लगाने की कोशिश करें तो इस वाली प्लेन शीट का एरिया वेक्टर किधर होगा, तो देखिए एरिया वेक्टर अगर इसी टीवी या इंटरैक्टिव पैनल के थ्रू हम एरिया वेक्टर आपकी तरफ मान लें, बाहर की तरफ, देख पा रहे हैं आप, बाहर की तरफ ये हिस्सा आपकी तरफ आ रहा है, और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन थोड़ा तिरछा बनाओ तो समझ पा रहे हैं ना, और ये जा रहा है इधर, तो इन दोनों में कितना एंगल हो गया इस समय, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, थीटा इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। आप फ्लक्स जानते हैं ई ए कॉस थीटा होता है, और जहां आप ई ए कॉस 90 रखेंगे आपकी वैल्यू मिल जाएगी 0। तो इस समय इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड है, फ्लक्स लिंक्ड इज 0। इस बात को, ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम थी, आप समझिएगा। आगे लेके जाते हैं बेटा हम लोग, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, यहीं पे एक दो चीजें और बताता हूं। सपोज दूसरा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास हेमीस्फेरिकल शेप है, ऐसे ले लेते हैं, ये हेमीस्फेरिकल शेप है ऐसे, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आ रहा है और ये भेजता हुआ आगे चला जाएगा। ऐसे ही कई लाइन्स हैं साहब, मैं दिखाने के लिए 3 लाइन दिखा रहा हूं, हैं कई। ये सेंटर ले लेते हैं, ये इसका कुछ रेडियस r लेते हैं, हेमीस्फेरिकल शेप है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं बात करूं कि इससे इस हेमीस्फेरिकल शेप से कितना फ्लक्स नेट लिंक्ड है, नेट फ्लक्स लिंक्ड, तो देखिए इस सरफेस की बात करूं, जो इसका बॉटम है, जो डिस्क नुमा बन जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इसकी बात कर रहा हूं, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। भाई ये डिस्क नुमा बन गया ना, कोई यहां ऐसा आइटम मैं लेके आऊंगा अगली बार तो आप समझ पा रहे हैं, ये तो कटोरा नुमा है, फ्लैट है सरफेस, तो ये तो पाई आर स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे। तो अगर आप इससे फ्लक्स लिंक को मैं φ1 बोलूं तो आप क्या लिखना चाहेंगे, E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला पड़ा है। अब इसको देखते हुए मैं φ1 को लिख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर इसका किधर होगा, बंद सरफेस है तो एरिया वेक्टर हो गया बाहर की तरफ, सपोज करिए ऐसे। अगर आप ये बंद मान लें तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, तो थीटा हो गया कितना, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और थीटा आपका उधर है, ये रहा एरिया वेक्टर, ये क्लोज सरफेस ली है तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। ये तो समझ ही पा रहे होंगे, मैंने और खोल के बता दिया आपको। ये कैसी है, क्लोज्ड कटोरा समझ लीजिए, क्लोज सरफेस, ठीक। तो इस समय आप कॉस लिखेंगे और 180 डिग्री लिखेंगे, भाई ऊपर जो एंगल बनना वही तो लिखना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कॉस 180 कितना होता है, -1, तो माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू ई, ये φ1 हो गया।
इससे लिंक्ड। अब यहां सवाल उठता है कि जो पीछे जो एरिया जहां से ये निकल रहा है, यहां से जो निकल रहा है, और देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये पेनिट्रेट कर रहा था ना, तो आपको बताया था कि जब भी फ्लक्स पेनिट्रेट करेगा नेगेटिव वैल्यू आएगी, देखिए आ गई। और जब ये भेजता हुआ बाहर जाएगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इन नेचर। ठीक, अब अगर आप सोचें कि मैं यहां पर ये जो कटोरा नुमा पार्ट है हेमीस्फेरिकल, इससे मैं फ्लक्स निकाल लूं तो इसका एरिया तो आपको पता है, जो नीचे वाला बॉटम, समझ पा रहे हैं? ये तो भाई इस तरह से क्लास 10th में भी सवाल निकाले हैं। इस वाली जो सरफेस होती है पूरा अगर गोला हो तो सरफेस होती है 4πr², तो आधा होगा तो इसकी सरफेस एरिया क्या होगी, नीचे वाले की बात करें कर्व की, तो 2πr²। आप अगर सोचें कि 2πr² में इसका एरिया ले लेता हूं और सर बाकी मैं फॉर्मूला लगा दूंगा φ2 के लिए, ये E हो गया और एरिया की जगह 2πr² और एंगल कुछ समझ के अपना लगा दूंगा cos थीटा वगैरह। तो साहब ये अगर सीधे फॉर्मूला लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन तो वही है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कहां है? इसका देखिए टेंजेंट, ये एरिया वेक्टर है, ये एंगल डिफरेंट है, देख पा रहे होंगे। यहां पर इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, यहां पर इसका एरिया वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में। तो थीटा इज ऑलवेज चेंजिंग, थीटा नहीं पता है आपको, तो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ रिलेशनशिप चाहिए होगी, वो बात की बात है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन हमको ये पता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी ही निकल रही हैं। तो नेट फ्लक्स कितना है? क्योंकि ये घुसी है अंदर अगर, तो यहां रुकने का कुछ नहीं है, निकलेगी तो बाहर ही। तो नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? तो नेट फ्लक्स होना चाहिए इसका 0, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसी हैं, 10 घुसी हैं तो 10 निकली हैं। अब यहां का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमने पकड़ा था -πr² इंटू E, तो इस जगह का φ2 का, क्योंकि अल्टीमेटली नेट के लिए φ1 प्लस φ2 जोड़ोगे, और φ2 हमने इसके लिए पकड़ा है कि इसके लिए φ2 है। तो आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया कि अगर हमारा φ है 0, तो अगर φ1 इतना है तो φ2 की वैल्यू प्लस में πr² इंटू E होनी चाहिए, तभी जोड़ोगे तो 0 आएगा। बस खत्म हो गई। तो इस लॉजिक को भी हम लगाते रहेंगे। आउटगोइंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स की नाम भी दे सकते हैं यहां। तो ये आप पकड़िएगा, इन बातों का भी ध्यान रखेंगे। ये रहा इनकमिंग फ्लक्स और ये रहा आउटगोइंग फ्लक्स। तो आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव होगा। तो देखा कि मैं इस कर्व सरफेस से नहीं निकाला, इस लॉजिक को लगा के निकाल लिया। बात पकड़ में आ रही है कि और बेहतर चीज पकड़ेंगे जिससे और समझ में आती रहे बात। अगला एक सवाल और लेते हैं बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब फ्लक्स की बात की जाए, मैं यहां रोकता हूं और एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं बेटा। एक में कुछ क्यूब नुमा चीज बनाता हूं, पहले तो ऐसे बनाता हूं, और ये एक थोड़ा मैं बना रहा हूं, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। ये कुछ ऐसा मैंने बनाया। अब ये जो सरफेस है यहां पर मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाता हूं, इसको यहां से फॉल कराऊंगा और ये थोड़ा छोटा करते हुए इसको फॉल करा के यहां पर ऐसे जोड़ता हूं। आपको दिख रहा है ना, ये डब्बे के आगे एक और इसका एज निकला है, और इसके नाम भी दिए जा सकते हैं। मान लीजिए साथ में ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री नाम भी देना चाहें, और इसका एक साइड अगर हमें लेना चाहें तो एक साइड हम ए पकड़ सकते हैं, दिस इज ए। ये सब स्क्वायर फॉर्मेट में है तो सब ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब इस सरफेस का नाम अगर दे दीजिए आप, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये रह गया एच और ये रह गया आई। सारे नामकरण हो गए मेरे ख्याल से। ये एक सिचुएशन है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं ऐसे ले रहा हूं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इस बॉक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब ऐसे जा रहा है, ये बनाने का मतलब है चारों तरफ ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में। इस बॉक्स से, जो बॉक्स का शेप आप देख पा रहे हैं, कितना नेट फ्लक्स लिंक्ड है।
तो देखिए हमें पहले से पता है कि इसमें जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसेंगी उतनी ही निकलेंगी बाहर। तो ये बात पक्की है कि या इसका जो नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितनी घुसनी उतनी निकलनी, कहीं रुक तो रही नहीं है इसमें। 10 घुसनी तो 10 निकलनी। बात समझ में आई? इसको कैसे शो करें, कैसे देखें मैथमेटिकली, उस बात की हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मैथमेटिकली हम इन बात को कैसे अंडरस्टैंड करें। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। यहां देखिए कुछ फेसेस हैं। ये जो फेस है देखिए साइड वाला, मैं यहां कहीं नाम लिख दूं जहां पे फ्लक्स एसोसिएट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लक्स तो जा रहा है ऐसे। देखिए ये जो साइड वाली आर्म्स हैं जैसे कि FGHE, ये जो प्लेन है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं, तो इसको तो भेद ही नहीं पाएंगी, तो इससे एसोसिएटेड कौन सा फ्लक्स होगा? शून्य। इसी तरीके से ये जो आगे वाला है ABI, इसका नाम छूट गया लग रहा है, अब नाम रख देता हूं, ये भी छूट गया और लेटे वाले भी छूट गए। डब्बे 4 पार्ट, ये 4 पार्ट कमरे के, ये चारों छूट गए। फ्रंट और बैक मिलेगा केवल। आगे देखते हैं बेटा क्या होने वाला है। तो यहां पर ABCD लिखा था और कुछ नाम और भी, इसको क्या लिख देते हैं? K लिख देते हैं। चलो, सोचने का फुर्सत नहीं। अब देखिए यहां पर F जो सरफेसेस हैं FE, ये FEHG, ये सरफेस फ्लक्स लिंक्ड कितना है इससे? 0, क्योंकि ये इसमें आई नहीं। आप देख रहे हैं प्लेन सरफेस थी, बाजू से निकल गया। बाकी 90-90 लगाते रहिए तो लगाते रहिए। इसी तरीके से KABI, उसमें भी फ्लक्स हो गया 0, देख पा रहे होंगे। फिर साइड ये नीचे वाली बॉटम वाली देखिए ABHG, इसमें भी फ्लक्स हो गया 0। इसी तरीके से टॉप वाली KIEF, इससे भी फ्लक्स हो गया 0। ठीक। अब यहां पर ये जो डब्बा, ये जो वॉल है ना, ये वॉल कंसीडर ना कीजिए, क्योंकि खुली ये निकलेगी तो अल्टीमेटली इससे ही ना। भाई जो फ्लक्स एंट्री किया है यहां पर, ये जो फ्लक्स एंट्री किया है, इस वाले जो शेड को ये बंद ना मानिए बॉक्स को। ये जो IBHE है, इस दीवार को नहीं मानिएगा। ये दीवार नहीं है यहां पर, ये खुला है, ये दीवार है। ये दीवार है ये जो इधर बनी हुई है, EICDE, समझ गया आप? तो यहां से पेनिट्रेट करेगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो कहां? इससे एसोसिएटेड फ्लक्स सपोज करिए 5 ले रहे हैं, तो फ्लक्स लिंक्ड या एसोसिएटेड विथ कौन सा आर्म हो गई? ये AG, कोई और कलर लिख लेते हैं, AGFK, देख पा रहे हैं ना? AGFK, ये तो भाई ऐसे रखा है प्लेन और ऐसे ही जा रहा है, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगा देंगे? फाई = EA cos थीटा। तो ये जो भी एरिया A है, एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म समझ लीजिए रखी हुई है। एरिया हो गया A × A यानी A², और साथ में cos थीटा तो cos 0, क्योंकि एरिया वेक्टर के बीच में, एरिया वेक्टर आउटवर्ड परपेंडिकुलर, और इसके बीच में आपकी वैल्यू 0 ना होके एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, विच इज माइनस। तो ये cos 180 डिग्री हो जाएगा। मैं यहां पर इसको रेक्टिफाई कर देता हूं। ये देखिए 180 डिग्री हो गया, जो कि माइनस आ जाएगा, -EA²। आपको मालूम है जब डब्बे में कोई चीज, क्लोज सरफेस में कोई चीज पेनिट्रेट करेगी तो माइनस आएगा, और जब बाहर निकलेगी तो प्लस आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही थी, आप यहां पर देखिए, ये सीधे भेदती हुई ऐसे बाहर निकल जाएगी। कलर बदल लेना था हमको, कोई बात नहीं है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देख पा रहे हैं ऐसे बाहर जा रही है, और इस वाली सरफेस का जो तिरछा है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, जो कि ये एरिया वेक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि पीछे से चली आ रही है, और ये इसका एरिया वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है। आप जान रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी थीटा हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये फ्लैट होता, देखिए ऐसे, मैं आपको दिखाऊं,
कभी कभी बहुत ज्यादा ज्योमेट्री लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इट इज वेरी इजी। अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ये जो ऐसे 30 डिग्री गया है ना, इस 30 डिग्री को अगर मैं अभी फ्लैट रखूं तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे होता, एरिया वेक्टर। अब मैं इसको ऐसे 30 घुमाया तो ये नॉर्मल भी तो 30 घूम गया, खत्म हो गई बात। ये देखिए इससे 30 ऊपर चला गया, दैट्स ऑल। इतना ज्यादा जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा फील करके पढ़ें। तो 30 डिग्री आ गया, आप बात पकड़ पाए। अब 30 डिग्री की वैल्यू लगा, अब इसको आगे लगाते हैं कि इसमें वैल्यू क्या आ रही है। चलिए साहब इसको आगे लेके चलते हैं। फ्लक्स लिंक्ड, अब फ्लक्स लिंक्ड या एसोसिएटेड, लिंक्ड विद द सरफेस। कौन सी सरफेस हम लोग ले रहे हैं, कलर चेंज कर लेता हूं। ये ICDE, ये कहानी आपकी बनी, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका एरिया क्या होगा बच्चों, EICDE, क्योंकि ये चीज A थी हमारे पास, इसके बारे में तो पता, ये A है हमारे पास, दिस इज A, बट ये लेंथ तो नहीं मालूम, तो ये लेंथ इस वाले ट्रायंगल से निकालेंगे हम लोग। दिख रहा है ना, दिस इज A, देख रहे हो। तो अगर मैं ED निकालूं, समझना यहां पर, अगर यहां पे लगा दूं और साइन लगा दूं, साइन लगा दो या कॉस लगा दो, देखो क्या लग जाएगा। मैं कॉस लगा देता हूं, तो cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज A एंड हाइपोटेन्यूज इज ED, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई ED इज इक्वल टू A cos 30, जिसे आप A sec 30 भी कह सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, जरा ध्यान से देखो। ये ED निकाला तभी तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। तो ED निकालने के लिए क्या किया, ये साइड हमारे पास A थी, इसका ये आर्म निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज कर ली, जो आपके सामने है। अब यहां पर वैल्यू लगाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर करना होगा अभी, या यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। फ्लक्स लेते हैं दूसरा, ये समझ लीजिए φ1 था, अब यहां पर मैं φ2 लेने वाला हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहा, एरिया वेक्टर में क्या रहा, लेंथ या ब्रेथ जो भी बोले, A इंटू दिस वैल्यू A sec थीटा, ठीक भाई। ये तो एरिया है टोटल ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, और साथ में cos थीटा वाला एंगल cos 30, ये रहा cos 30, जो फॉर्मूला होता है ये cos थीटा का वाला cos थीटा। अब इसको देखो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं बेटा हम लोग। देखिए अब यहां पर φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखिए sec थीटा cos थीटा को खा जाएगा, तो वैल्यू क्या बची, EA²। बस sec थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू 1 होती है। नेट फ्लक्स कितना आ गया, तो नेट फ्लक्स मैथमेटिकली भी देखिए नेट, तो नेट का मतलब हो जाएगा φ1 प्लस φ2। φ1 की वैल्यू दे रखी थी -EA², और φ2 निकाला है EA²। ये वैल्यू देखिए 0 आ गई, ये आंसर आ गया आपका, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस बॉक्स। पॉइंट ये कि ये सीखना बहुत जरूरी है जो मैंने दिखाया आपको, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे तो गॉस लॉ चुटकियों का खेल होगा, और उस पर जो भी सवालों में ट्विस्ट होंगे वो सब आप हैंडल कर पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो मेरे ख्याल से ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, और इस सवाल में क्या है, देखिए प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर है, आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इसकी सरफेसेस हैं, आप मेरे ख्याल से इससे रिकॉग्नाइज कर पा रहे होंगे। इसके बेस में जो दिया हुआ है ये एंगल, दिस इज थीटा, ये BC इज B, ये दिख रहा है आपको, साथ में इसका ये जो DC है वो आर्म A है, और नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस क्लोज्ड फिगर हमको निकालना है, फ्लक्स नेट। क्योंकि पिछला सवाल आप लगा चुके हैं, इसलिए काफी बातें बहुत तेजी से समझ जाएंगे। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको भेजता हुआ पूरा बाहर जा रहा है, तो किस किस सरफेसेस से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड है वो 0 होगा। तो देखिए साइड वाली सरफेस ट्रायंगुलर, यानी जो सरफेस है DEC, इससे फ्लक्स लिंक्ड कितना होने वाला है, 0, क्योंकि ये आप फ्लैट सरफेस है, ऐसे रखिए और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, बात पकड़ में आई। ऊपर से ये पकड़ लीजिए, A
एफ बी, खुद भी बना के देखो वीडियो पॉज करके कि आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। फिर ये बॉटम वाला देखिए ई एफ बी सी, इन तीनों से फ्लक्स जो एसोसिएटेड होगा वो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भेद ही नहीं पाएगा, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे होंगे, ये फ्लैट सरफेस और साइड वाली दो हो गई, पकड़ में आई बात। अब इसमें कितनी सरफेस हैं? इसमें टोटल 5 सरफेस है ना बेटा, एक पहली इधर वाली, एक तिरछी वाली है 2, और ये 1 2 3 इधर, तो टोटल 5 सरफेस। 3 का तो खेल हो गया। अब इस सरफेस की बात करते हैं, तो मैं लिख देता हूं फ्लक्स linked with surface AFED। अब क्योंकि क्लोज सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो तो बाहर की तरफ होगा, आप समझते ही हैं, ये तो हम लोगों ने समझा ही है। ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बना? 180 डिग्री। वैसे भी आप जान ही रहे थे कि जब हमारा फ्लक्स पेनिट्रेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निगेटिव वैल्यू आती है। तो यहां पर φ1 को मैं लिख देता हूं E, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखिए ये तो B है इस समय, और ये आर्म कितनी हो जाएगी? फिर वही लाएंगे, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया। इस थीटा की मदद से ये D निकाल लो। तो यहां पर क्या लगा देते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में लगाया जा सकता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर, जो D निकालना है, अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा A है। तो यहां D की वैल्यू कितनी हो गई? A साइन थीटा। आप बिल्कुल आसानी से समझ पाए होंगे। तो ये जो DE है, इस A की मदद से A साइन थीटा आपने निकाल लिया। अब वैल्यू रख दो यहां पे, तो एरिया कितना आ गया? एरिया है B, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गई वो A साइन थीटा बच्चों। थीटा का मतलब जो उन्होंने दिया था, और यहां ये जो इसको मैं लिख देता हूं फ्लक्स वाला थीटा है, θ1 वो 180 डिग्री है, तो cos 180 डिग्री विच इज -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं यही करता हूं क्योंकि ऊपर करूंगा तो फिगर नहीं दिखेगी। ये -1 वैल्यू आ गई, तो -ABE साइन थीटा। ये देखिए फ्लक्स एसोसिएटेड है किससे? φ1, इस वाली सरफेस से। अब ये जो फ्लक्स जाएगा वो यहां भेजता हुआ जाएगा, ब्लैक कलर इस्तेमाल करूंगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये तो ऐसे निकल जाएगा साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बहुत सारी लाइनें। तो यहां पर इस वाली सरफेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर है इसका। अब आप जान ही रहे हैं यहां पर कि इस एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना होगा। अगर ये देखिए यहां पर ये थीटा इनक्लोज्ड है ना, तो अगर ये सीधा खड़ा होता तो दोनों एक डायरेक्शन में होता। अब ये आपने थीटा ऐसे घुमा दिया, ऐसे नहीं घुमा दिया बल्कि यहां से घुमा दिया है। अगर ये फ्लैट होता तो 0 एंगल होता, 90 होता, और ऐसे कर दिया है तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो दिस इज 90 माइनस थीटा। क्या ये समझ पाए हैं? अगर मैं डायरेक्शन बनाऊंगा तो दिस इज थीटा। आप समझ पा रहे होंगे इसको। ये जो एंगल, ये जो सरफेस है, ये सरफेस अगर फ्लैट होती, देखिए तो फ्लैट होती तो ये जो आर्म है, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 बनता। अब इसको थीटा घुमाए हो तो ये थीटा घुमा इधर, तो इसके बीच में एंगल 90 माइनस थीटा हुआ। मैं और अच्छे से बताना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप वीडियो देखें और आपका समय सदुपयोग ना हो। अगर ये जो सरफेस इंक्लाइंड है ऐसी, अगर इसकी जगह ऐसी होती तो एरिया वेक्टर ऐसा होता बेटा। अब इस सरफेस को मैंने ऐसे थीटा घुमाया है, तो ये नॉर्मल से थीटा घुमाया ना, ये थीटा घुमा है, इसके बीच में कितना बना? 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो थीटा है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में तो पूरा 90 होएगा ही, ये हॉरिजॉन्टल ही है, वर्टिकल है, समझ गए? तो 90 माइनस थीटा। तो अब मैं यहां पर वैल्यू लगा देता हूं फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस। कौन सी सरफेस मेरे बच्चों? ABCD, इससे फ्लक्स लिंक। फॉर्मूला लगा दीजिए φ2। मैं थोड़ा छोटा करूं क्योंकि मैं फिगर को हटाना नहीं चाह रहा हूं, जिससे समझाने में मदद मिलेगी मुझे। तो कोई और कलर इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ये रहा φ2,
और phi2 में इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परिवर्तन था नहीं। रही एरिया की बात, तो इसका एरिया क्या होगा, a इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेथ, तो ये हो गया a इंटू बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा में क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा इन दोनों के बीच में, तो ये रहा 90 माइनस थीटा। ये वैल्यू क्या बन गई, ए बी साइन थीटा इंटू ई। अब नेट फ्लक्स के लिए आप जोड़ दीजिए, मैंने देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया। अगर नेट फ्लक्स सिंपली जुड़ जाता है और यहां पर आप जान रहे हैं माइनस ए बी ई साइन थीटा, और ये वैल्यू हो गई ए बी साइन थीटा इंटू ई, बाकी सारा शून्य था तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और ये वैल्यू हो गई 0। तो नेट फ्लक्स लिंक कितना आया बच्चों, यहां पर अगेन 0। जितना फ्लक्स घुसा था उतना ही निकला है। अब एडिशनल के लिए बात अलग होती, जितना पेनिट्रेट किया है उतने इनकमिंग फ्लक्स बराबर आउटगोइंग फ्लक्स। तो ये सवाल भी इस तरीके से कर सकते हैं। इन सबके नोट्स बनाइए जिससे एकदम फंडा क्लियर हो जाए, फिर कोई भी सवाल घुमा के आपको दिया जाएगा गलत नहीं होगा, आपका सारे सवाल सही होंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं, अगले न्यूमेरिकल को करते हैं। तो आइए बच्चों अगले न्यूमेरिकल को लगाते हैं, बहुत ही सरल लेकिन प्रैक्टिस बन जाएगी आपकी। तो मैं समझता हूं पहले सवाल, ये क्वेश्चन है, कंसीडर ए सर्कुलर सरफेस ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 1 मीटर कैप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखा है, साथ में इसकी रेडियस दे रखी है। द सरफेस ऑफ द सर्किल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो फील्ड से जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ द सर्किल makes an angle of 30 degree with the direction of the field, calculate the magnitude of electric flux through the surface। बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर अगर मैं निकालने के लिए जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे जो सरफेस है इसकी, ये सरफेस, ये कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पकड़ पाए बात, ये सरफेस है, सर्कुलर डिस्क हो गई, डिस्क या जो भी बोला था, सर्कुलर सरफेस, और ये यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। इसका एरिया वेक्टर जो होगा इस सर्कुलर डिस्क का, वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर एस में इसको कहूं, ये 30 है तो ये बेटा से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हमको एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन चाहिए होता है, तो फ्लक्स एसोसिएटेड कितना हो गया, फॉर्मूला पढ़ें, ई डॉट एस यानी ई एस कॉस थीटा। कलर को मैं चेंज करना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे रखा है 10 न्यूटन मीटर, एस सरफेस एरिया 1 मीटर कह रखा है, तो पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर, ये रहा एरिया। समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सरल सी बात। कॉस थीटा के लिए कॉस लिखा, और थीटा 30 ना होके 60 है, 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, सब जानते हैं, हाफ होती है। तो वैल्यू यहां पे क्या आ गई, दिस इज 10 पाई, 1 का मतलब 1 अपॉन 2, 5 पाई इसका वैल्यू आ गया, और यूनिट लिख दीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर हो गया। देखिए बस इतना सरल सवाल। तो इस तरह से सवाल भी कहीं टपक जाए तो मिनटों में हो जाएंगे। इसमें है क्या, बस यहां पर गड़बड़ क्या कर सकते थे आप, कि 30 डिग्री पकड़ के यहां फीड कर सकते थे, जो आपकी गलती हो जाती। तो मेरे ख्याल से बात आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला न्यूमेरिकल, बहुत ही बढ़िया, प्यारा और सरल, गॉस थ्योरम में भी मदद करेगा। तो यहां देखते हैं, कंसीडर एन इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस, ये प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए यहां पर दिखाई पड़ रहा है। द फील्ड इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में फील्ड है, दिख रहा है आपको, एंड इट्स मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ एट कोऑर्डिनेट्स। अब ये हर जगह सेम नहीं है, ई जैसे जैसे एक्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ई इज इक्वल टू एक्स, कैसे बढ़ रहा है ये, ई इज इक्वल टू एक्स के रूप में बढ़ रहा है। ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और सिलेंडर कैसे रखा है आपको दिखाई पड़ रहा है, पैरेलल टू द फील्ड। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर इज एस, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंडर का वो एस है। ये जो सरफेस है इसे आप एस कह सकते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड इट्स लेंथ इज एल, तो लेंथ हमारी ये एल है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, वन एंड ऑफ द सिलेंडर इज x इज इक्वल टू 0 एंड द अदर इज एट x इज इक्वल टू l। यानी सिचुएशन कुछ ऐसी है
कि ऐसे एक्सेस बनाई जा सकती है, ये इधर एक्स है, ये एक्स वाई एक्सेस बना दीजिए तो एक्स बराबर 0 है और ये है एक्स बराबर एल। ये कहानी कुल मिला के हो गई। अब देखिए सिलेंडर हमारे पास है, देखिए डब्बा, और ये डब्बा हमें समझाएगा। तो ये डब्बे में कहानी क्या है कि ये ओरिजिन पे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसका जो कर्ल्ड सरफेस है, देखिए इस कर्ल्ड सरफेस को तो ये लाइन भेदेगी ही नहीं, पैरेलल चली गई ना, तो इस कर्ल्ड सरफेस से कोई भी फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा। देखिए देखिए ध्यान से, कोई भी कर्व्ड सरफेस से लिंक्ड नहीं होगा। तो कर्व्ड सरफेस की कहानी तो बच गई। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्लक्स लिंक, या इसको समझने के लिए डिटेल में कि जो कर्व, मैं अगर आप और समझाऊं आपको, ये मान लीजिए कर्व सरफेस है, यहां बात करें, यहां एक पैच ले लेते हैं कर्व सरफेस के ऊपर छोटा सा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा ds ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, तो बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया ना। तो जब फ्लक्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, E इंटू ds इंटू कॉस 90 डिग्री, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स बराबर 0। तो आप क्या समझ सकते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस से ये लिंक्ड हो गई कितनी, 0। बात पकड़ में आ गई होगी। अब केवल दो ढक्कन नुमा चीजें बची, फिर से मैं डब्बा उठाता हूं, और ये कर्व्ड सरफेस का मामला क्लियर। अब ये इसका बॉटम और ये इसका टॉप, यहां से ये पास होंगे, देख लेते हैं कितना पास होंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से निकलेगा। अब मैं बात करता हूं, अच्छा क्या यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, क्या यहां पर फ्लक्स लिंक्ड एसोसिएटेड विद द सिलेंडर विल बी 0? तो आंसर है जी नहीं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है, E इज इक्वल टू AX के हिसाब से बदल रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है। तो जितना फ्लक्स जाएगा उतना ही निकलेगा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। पकड़ में आई होगी बात। चलिए मैं इसको यहां पर थोड़ी सी वर्किंग करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इस वाले सरफेस को मैं नाम दे देता हूं 1, समझाने के लिए, जिससे आसान हो जाए बातचीत हम लोग की। इस वाली कर्व सरफेस, इस वाले ढक्कन को बॉटम कह लीजिए 1, और इस वाले को कह देता हूं 2, जैसे बातचीत की भाषा में एक दूसरे की बात हम समझ सकें। ठीक है, फ्लक्स हम 1 पे एसोसिएटेड फ्लक्स को निकालना चाहते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे और साथ में एरिया वेक्टर लिखोगे। बड़ी सुंदर बात। अब जो वेक्टर है एरिया, ये तो बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, EX बोला है ना, इस डायरेक्शन में है, तो दोनों में 180 डिग्री का एंगल होगा, माइनस होगा फ्लक्स, ये आप समझ गए। तो इसको लिखो E, और ds का मतलब हो जाएगा पूरा एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहने की आवश्यकता नहीं, इन्होंने s बोल ही रखा है, कहीं ये s बोल रखा है, तो इसको मिटाने के लिए प्रॉब्लम, तो इसको सरफेस एरिया, और ये रहा cos 180 डिग्री। cos 180 क्यों, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, s लिख दो इसे, s बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर रहा है। तो अब φ1 लिखेंगे, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोल रहा है XA के हिसाब से चल रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ये, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, क्योंकि ये बदलाव ले रहा है, समझना, E इज इक्वल टू AX के हिसाब से, और यहां पर x है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो 0 इंटू S इंटू कॉस 180 कुछ भी डालेंगे तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो φ1 विल बी 0। पकड़ में आई बात। अब थोड़ा सा मुझे इधर शिफ्ट होना होगा, तभी लिखते बनेगा, मैं इधर ले लेता हूं इसको। अब बात करता हूं φ2 की बेटा, इस सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स। तो अगेन वही कहानी, E डॉट ds या S लिख देता हूं सरफेस एरिया के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी थी E इज इक्वल टू AX से, तो ये लिख देता हूं x, अभी सरफेस एरिया था S, और cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहां पर एरिया वेक्टर इधर S लिख दो, क्योंकि S है, आदत पड़ी है कि मेरी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच में एंगल 0। तो AX में x कितना है, तो x यहां से यहां तक L है, तो यहां पर लिखोगे A इंटू L इंटू S इंटू 1,
और ये φ2 कितना आ जाएगा, φ2 आ जाएगा ALS। नेट फ्लक्स कितना होगा, φ1 प्लस φ2, या सारे को जोड़ो, कर्ड वाले भी जोड़ते हैं, या फाई कर्ड सरफेस से। हमें मालूम था कि सबके लिए तो ये φ1 कितना रहा 0, φ2 रहा ALS और कर्ड वाला भी 0 रहा, तो फाइनल आंसर आ गया ALS। ये आपका देखिए आंसर है, इतना फ्लक्स इससे लिंक्ड है। दिस इज योर टोटल फ्लक्स। इस तरीके से देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप। ऐसे सवाल अगर आप क्लैरिटी से समझ पाएंगे तो बस समझ लीजिए काम, कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, कहीं आपका फंडा पूरा क्लियर रहेगा। तो ये पॉज करिए, नोट करिए, और इधर भी पॉज करके आप नोट कर लीजिए। छोटी सी चीज, वीडियो क्लोज करने से पहले छोटी सी चीज और बता देता हूं, कभी कभी इस तरह से क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। तो आप समझदार है, हम लोगों ने इतना तरह तरह से चीजें की हैं, और मान लीजिए ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना रखा है, तो आप समझ ही रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो किन किन इन चार वाले जो पार्ट है इनमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ही नहीं। इधर वाले से मतलब रखेगा और इधर वाले से मतलब रखेगा, जहां मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, इन चारों से जाएगा नहीं। और नॉर्मली ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके आप फ्लक्स को पूरी तरह हैंडल कर सकते हैं। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस होता है। पेनिट्रेट करने वाला फ्लक्स जब घुसता है तो नेगेटिव, और जब आउटगोइंग फ्लक्स होगा तो पॉजिटिव इन नेचर आता है। उम्मीद है ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, और आपको सीखने का बहुत मौका मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। साथ में एक सजेशन, सीरियल वाइज देखिएगा, बहुत फायदा आप उठाएंगे, मुझे भी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।